हो जाए, उसके बाद ये चीजें लागू हों। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं। बाबला जी मैं आप ही के पास में आ रहा हूँ। आप तो बिल्कुल ये जो कह रहे हैं कि एफडीआई यानी कि फार्मर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं कि किसान जब गर्मी का सीजन आता है उसकी फसल निकलती है उसके बाद में ये पूरे देश पर में जब फार्मर्स के पास में उसकी क्रॉप आती है तो उसके बाद में उसका दिल बड़ा करके बच्चों के जो इच्छा उन्हें पूरी करने की कोशिश करता है। आज आपको लगता है कि पैन कार्ड है कोई ऐसे जंजाल नहीं है इसको एक पढ़े लिखे आदमी के लिए, लेकिन किसान ग्रामीण जो परिवेश से जो लोग निकल करके आते हैं वो इसको बहुत बड़ा जंजाल समझते हैं कि सरकारी दस्तावेज को दूर रखो या हम तो वैसे ही चाहिए इसकी मुझे रसीद भी मत देना। लोग बिल्स के बिना भी काम करना पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जंजाल एक मानसिकता नहीं बन पाई, माइंड सेट जो नहीं बना पा रहे हैं उनके ऊपर लगता है आपको कि 2 लाख वाली चीज तो थोपी जा रही है। नहीं, माइंड सेट की इसमें आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये एक तो पॉलिसीज देते हैं तो अभी मुश्किल से 33-34% पैन कार्ड इश्यू हो पाए हैं। हाँ, 33 कुछ है, बिल्कुल 33-34% है। और मेरे जहां तक ट्रेड की बात है मैं आपको ही शेयर करूंगा कि मेरे तो केस के बगैर काम ही नहीं चल सकता। मेरे तो किसान आता है वो ट्रक लेके आता है वो कहता लाओ जी पैसे दो जी, वो बोले जी बैंक में जा, बोले बैंक में जा तो ले उठा तेरे काम, मैं तो दूसरे के यहाँ जाता हूँ, वो 2 मिनट ही लगाता है वही कैश पूरा। अब वही केस लेके जाता है हर हालत में। ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख की लिमिट ही नहीं कर सकते। और किसान के साथ एक तरफ कानून उन्होंने ये बना रखा है कि किसान एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट ये बोलता है किसान जैसे लेके आता है वो उसका माल विक्रय कीजिए और उसको तुरंत भुगतान कीजिए, वो बैठा नहीं रहे 1 घंटे भी। ये एक्ट में लिख रखा है इन्होंने। और ये एक्ट कोई राजस्थान का एक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, 1963 का एक्ट है। और उसको ये ओवर कर गए और ओवर करके और माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया 2 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए तो पैन कार्ड लाओ। तो क्या करें वो अपनी उपज को नहीं बेचे। तो फिर वही बात आ जाती है कि किसान को अगर आपने हतोत्साहित किया तो आप जो ये बातें कह रहे हो कि हम कृषि को प्रोत्साहन करेंगे तो ये फिर कंट्राडिक्शन हो गया। और ऐसी स्थिति में किसी भी हालत में आपको किसान को तो रोक ही नहीं सकते। वो तो जितना पैसा लाएगा खर्च करेगा। और एक तरफ कहते हैं कि खेती का जो पैसा है वो तो साफ टैक्स फ्री है। जब टैक्स फ्री के पैसे को ही मैं पैन कार्ड यूज करूं तो फिर उस पैन कार्ड का भी कोई मतलब नहीं है और उस टैक्स फ्री पैसे का भी कोई मतलब नहीं है। तो और दूसरी बात सरकार को जब मालूम है कि 33-34% लोगों के पास ही पैन कार्ड है और आज भी रूरल बेल्ट जिसमें किसान भी हो सकता है मजदूर भी हो सकता है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे में एक टाइम पीरियड या फिर अवेयरनेस स्कीम चलानी चाहिए थी कि आधार है और कुछ है इस टाइप से कि आप पैन कार्ड बनवाइए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए कि अगले 3 साल के लिए हम ये एक स्लैब में ले रहे हैं कि आप इसको धीरे धीरे आप आदत में डालने की कोशिश करिए। एक बार में सीधे अगर आप मैं आपकी बात से देखिए सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उसको क्यों पैन कार्ड दे रहे हैं। जब 63 वो क्यों दे रहे हैं पैन कार्ड। वो आदमी अपनी किस्म पैदा कर रहा है, आप उसके लिए सब्सिडी करते हैं। बीज में सब्सिडी देंगे, खाद में सब्सिडी देंगे और वो जो काम लगाएगा उसमें सब्सिडी देंगे। मतलब ये ऐसा तो नहीं लगता आपको कि सरकार काला धन रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जिस तरह की चीजें खुद ही एक ऐसे जंजाल में फंसती जा रही है कि हर कदम उन्हें ये लगता है कि गलत कदम उठाया गया। अपने खुद के लोग भी निश्चित रूप से चिंतित होंगे इस बात से। ये सारी जो नीतियां इनकी आ रही है तो काला धन क्रिएट करने की आ रही है, ये काला धन रुकने की नहीं आ रही है। ये जो जितनी भी नीतियां हैं इससे तो स्पष्ट होता है कि सरकार ये चाहती है कि आप जितना काला काम कर सकते हो काला काम करो। और जो लोग व्यापारी हैं उनको असामाजिक तत्व बनाना चाहती है। व्यापारी मंडी में, जैसे मैं मंडी की बात करूं, मंडी में बैठ के या बाजार में बैठ करके हर आदमी ये सोचता है कि मैं बिल भी काटूं, ये भी करूं, मेरी सारी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। पर इसके बावजूद जब व्यवस्था ये बिगड़ती है, इस तरह की व्यवस्था होती है तो ये तो काला धन क्रिएट करने की नीतियां हैं। आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो, रियल एस्टेट में ये ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ये मत कीजिए वो मत कीजिए, 10 इन्होंने प्रतिबंध लगा दी। जी चलिए आशीष जी के आप बोलना चाहूंगा मैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और सब एग्री भी करेंगे मेरे से। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट करेक्शन नहीं होता है इकोनॉमिक्स में। कभी भी जब बजट निकाला जाता है करेक्शन इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं होता है। मुझे एक चीज बताइए, जो हम बैंकों में पैसा रख रहे हैं एफडी के रूप में, उसमें हमको 8 या 9% इंटरेस्ट मिलता है, उसमें वो 30% टैक्सेबल है। 30% टैक्स देने के बाद वो 6.5% के करीब बैठता है, जबकि इन्फ्लेशन रेट 7-8% की ओर जाता है। तो क्या बैंकों में रखना पैसा वाजिब है या उससे हमको कोई बेनिफिट हो रहा है? और दूसरा पॉइंट इसी में देखें, जो वो पैसा बैंक यूज कर रहे हैं वो आगे इंडस्ट्रीज को पैसा जा रहा है। जब वो पैसा डायरेक्ट हम शेयर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री के पास जाता है,
1 साल बाद वो डिविडेंड के रूप में टैक्स फ्री माना जाता है। तो जब हम वही पैसा सेफर रूप में बैंक के थ्रू देके इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, तब उसके साथ दोहरा मापदंड क्यों होता है? एफडीज टैक्सेबल क्यों है? चलिए, तो हम बजट 2016-17 उम्मीदों का बजट, जेटली साहब की पोटली से क्या निकलेगा, हर वर्ग को उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन जेटली साहब अब कितनी राहत दे पाएंगे? सबसे बड़ी तो जेटली साहब की कम हो पा रहा है कि वो पेशेवर वकील है, लेकिन अर्थ को कितनी समझ करके, क्योंकि 2 बजट हैं, वो जेटली साहब एक विश्वास पैदा किसी वर्ग में भी नहीं कर पाए हैं कि बिल्कुल जेटली साहब का कोई विजन है जिसकी वजह से आज अगर हम कड़वी दवा पिएंगे तो कल मलेरिया से हमें मुक्ति मिलेगी। वो चीज अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रही जो हम चर्चा में देख रहे हैं और अलग अलग सेक्टर के लोगों से जो रिएक्शंस आ रही हैं उसमें। लेकिन तीसरा बजट कैसा पेश करते हैं वो देखने वाली बात होगी। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं।